जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। यह जो टॉपिक है यह आपकी विज्ञान कक्षा 10 का अध्याय क्रमांक 5 में तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित जो नियम व सिद्धांत पढ़ रहे थे उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसके अंतर्गत हम इसके जो उपलब्धियां हैं और सारणी तथा इसमें जो कमियां पाई गई वे सभी का विस्तृत अध्ययन करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले स्टूडेंट अपन ने न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। यदि आप उस पार्ट को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। स्टूडेंट मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था वह बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया गया था, जो पूर्णता क्या हो गया था, पूर्ण रूप से क्या हो गया था, यह अमान्य हो गया था। इसलिए वैज्ञानिकों में जिज्ञासा जगी कि क्यों ना हम तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर इनका जो वर्गीकरण किया जाए। तो वहीं से क्या होता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज का संघर्ष जारी होता है। तो ये जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है यह सन 1869 में दिया गया और यह सन 1872 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसमें जो तत्वों के जो वर्गीकरण की जो ये श्रेणी है ये मुख्यतः किसको जाता है, डामित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने क्या किया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों को लिया और क्या किया, उनके गुणों को करके परमाणु भार के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया। ठीक है, तो उसी के आधार पर इन्होंने नियम दिया कि तत्वों के जो भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं वह क्या होते हैं, उनके परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। यही मेंडलीव ने अपनी सारणी में नियम दिया। क्या होता है कि तत्वों के उन्होंने बताया कि भौतिक व रासायनिक गुण क्या होंगे, उनके परमाणु भार के क्या होंगे, आवर्ती फलन होंगे। इसलिए जब मेंडलीव की आवर्त सारणी सन 1869 में आई तो उस समय केवल 63 तत्व ही ज्ञात थे। उन्होंने इन्हीं 63 तत्वों को उनके भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर या परमाणु भार के आधार पर उन्होंने विभाजित करके एक सारणी दी जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। इस सारणी के बारे में हम पहले थोड़ा सा जानते हैं। इसमें क्या होते हैं, 7 जो आवर्त होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, 36 खाने होते हैं, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, और इसमें 8 ग्रुप या ऊर्ध्व पंक्तियां होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। स्टूडेंट ये अक्सर विकल्प के रूप में आपसे पूछा जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी अलग है, वो 18 कॉलम वाली है। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है कि इसमें कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं। इसमें कितने वर्ग होते हैं, या फिर ऐसा पूछ दिया जाता है कि उसमें जो 36 पंक्तियां होती हैं उसको क्या बोलते हैं, तो आवर्त बोलते हैं। या उसमें ऊर्ध्व पंक्तियां होंगी तो उसको वर्ग बोलेंगे, वर्ग को क्या बोलते हैं, समूह भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपसे ऑब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखते हैं सारणी के बारे में अध्ययन करते हैं। आवर्त सारणी का जो पहला गुण अपन ने पढ़ा कि इसमें कितने होते हैं, 8 समूह होते हैं या ग्रुप होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी प्रकार से इसमें पीरियड जो आवर्त होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो 1 2 3 4 इस तरीके से उन्होंने तत्वों को विभाजित किया। और इस सारणी का एक मुख्य गुणधर्म ये भी था कि इन्होंने क्या किया, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा। ठीक है, तत्व का परमाणु भार जो उन्होंने बताया कि इसमें जो तत्व का जो परमाणु भार है वही उनका मौलिक गुण है। ये इन्होंने पॉइंट दिया कि इसमें जो तत्वों का परमाणु भार होगा वही इनका मौलिक गुणधर्म होगा। सारणी में रिक्त स्थानों के तत्वों के गुणधर्मों के बारे में पहले ही बताया गया है। ठीक है, इन्होंने पहले ही सारणी में क्या कर दिए थे, रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, जो मतलब बाद में तत्व खोजे जाएं तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके और यह पूर्णतः सफल सिद्ध हुई। जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, इन तत्वों के बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसकी उपलब्धियों के बारे में। इससे पहले आप एक नज़र थोड़ा सा सारणी में नज़र डालें तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में रखा, फिर इस प्रकार से लिथियम, बेरियम और यहाँ तक फ्लोरीन तक रखा, फिर यहाँ से इस प्रकार से। और ये आप इस प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इन्होंने क्या किया, जो रेड कलर से दिखाया गया है यहाँ पर इनको क्या कर दिया गया था, रिक्त स्थान छोड़ दिया गया था। जो तत्व बाद में खोजे जाएंगे उसी के आधार पर होगा। इस सारणी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि मेंडलीव की जो उपलब्धियां हैं वह क्या थी।
पहली उपलब्धि इनकी यह थी कि इन्होंने सारणी में क्या किया था, पहले ही रिक्त स्थान छोड़ दिया था। ठीक है, तो कुछ ऐसे तत्वों को खोजने में यह सारणी सफल हुई जो उस समय पे ज्ञात ही नहीं थे। ठीक है, जैसे आप स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने ये खाली स्थान पहले से ही छोड़ दिए थे, जो क्या था, इनकी मेन उपलब्धि थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है, स्कैंडियम, और ये क्या है, गैलियम, और ये क्या है, जर्मेनियम। इन तत्वों के बारे में उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी और रिक्त स्थान छोड़ दिया था, जो पूर्णतः सफल सिद्ध हुई। तत्वों के स्थानों के आधार पर ही उन्होंने तत्वों के गुणधर्मों के बारे में सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। उस टाइम पे क्या था, जो उत्कृष्ट गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह की खोज नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने पहले ही उन तत्वों के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। मेंडलीव की इस सारणी से क्या हुआ, तत्वों की परिशुद्धता और उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। इससे क्या हुआ कि मेंडलीव ने जो असाधारण अनुमान लगाया था, उन्होंने जो इस प्रकार की भविष्यवाणियां की थी, इसके आधार पर जो रासायनिक थे या वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको इस सारणी को स्वीकार किया और साथ ही साथ तत्वों की जो वर्गीकरण से संबंधित जो ये सारणी दी गई है, उसको ही इनको क्या मान लिया गया, इसका सृजक या निर्माता मान लिया गया। उसी के आधार पर इससे क्या होता है कि जो इन्होंने भविष्यवाणियां की, तो इसमें जो अगला पॉइंट है, तो तत्वों का अध्ययन इससे क्या हो गया, सरल हो गया और तत्वों के खोज में क्या होने लगी, प्रोत्साहन मिलने लगा। अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसकी कमियों के बारे में। तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो कमी रह गई थी वही ये थी कि इन्होंने हाइड्रोजन का कोई स्थित स्थान नहीं दे पाए थे। ठीक है, हाइड्रोजन का इन्होंने कोई निश्चित स्थान इसलिए नहीं दे पाए थे कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह क्या होता है, क्षार धातुओं से मिलता है, और क्षार धातुओं की भांति ये हाइड्रोजन भी हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ मिलकर के क्या होता है, यौगिक बनाता है। तो उस हिसाब से हाइड्रोजन को समूह 1 में होना चाहिए और समूह 7 में भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में वह क्या है, उन्होंने सही स्थान इसको नहीं दे पाए थे। यही उनकी पहली मेन कमी थी। दूसरी कमी इनकी यह थी कि इन्होंने समस्थानिक के बारे में इन्होंने जानकारी नहीं दी थी। उसकी वजह यह थी कि इससे पहले कि क्या होता है कि ये सारणी प्रकाशित हो चुकी थी और बाद में समस्थानिकों के बारे में खोज हुई थी। ठीक है, इसलिए ऐसे ये सारणी जो है वह समस्थानिकों के बारे में नहीं बताती। अगर स्टूडेंट आपको अगर याद होगा तो आपने क्लोरीन के समस्थानिक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, 17 और इसका 17 होता है परमाणु क्रमांक, और इसका क्या होता है, परमाणु भार कितना होता है, 35 और 37 होता है। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, इस सारणी में समस्थानिकों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अगली कमी इस सारणी की यह थी कि इसमें जो तत्व हैं, तो जब बढ़ते हैं आगे बढ़ने पर इनके जो परमाणु भार होते हैं वह निश्चित रूप से नहीं बढ़ते। ठीक है, इससे यह अनुमान लगा पाना कठिन हो जाता है कि दो तत्वों के जो बीच परमाणु होंगे उनको कैसे खोजा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बढ़ते तो हैं, इस प्रकार से मान लीजिए बढ़ते हैं, परंतु ये क्या होता है, इनका जो नियमित क्रम वो क्रम से नहीं बढ़ते हैं। इसलिए इन दो तत्वों के बीच में कितने तत्व होंगे यह खोज कर पाना काफी कठिन हो जाता है। सारणी की जो अगली कमी थी वह यह थी कि कुछ उच्च परमाणु वाले तत्वों को उन तत्वों से पहले रखा गया था जिनका परमाणु द्रव्यमान क्या था, कम था। आप सारणी में देखेंगे कोबाल्ट और निकल को, तो कोबाल्ट का जो परमाणु भार था तो वो 58.93 था, निकल का क्या था 58.71 था। तो ये क्या था, इनको पहले रखा गया था, जबकि इसका क्या है उससे कम है। आई होप स्टूडेंट आपको यह बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी।